डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है इस विषय में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ प्रोटीन। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे आज हम प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है, देखो, जो प्रोटीन है हमारे शरीर के वृद्धि, विकास एवं मरम्मत के लिए अति आवश्यक है। जो प्रोटीन है हमारे शरीर के विकास, मरम्मत एवं वृद्धि के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, एकदम बोर्ड एकदम क्लीन है। ठीक है, देखें तो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन शरीर के विकास, शरीर के हाँ, तो प्रोटीन शरीर के वृद्धि, विकास एवं मरम्मत के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन शरीर के वृद्धि, विकास एवं प्रोटीन शरीर के वृद्धि, विकास एवं मरम्मत के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, इनके स्रोत देंगे, प्रोटीन के स्रोत कहाँ मिलेगी, प्रोटीन ढूंढ लिया, हर संसार प्रोटीन कहाँ मिलेगी। ठीक है, प्रोटीन के स्रोत कहाँ मिलेगी, स्रोत। ठीक है, ढूंढ लिए सारे चारों धाम, प्रोटीन कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो प्रोटीन कहाँ मिलेगी, दूध में, अंडे में, ठीक है, और दाल में, दालें में। ठीक है, दालें, दूध, अंडे, दालें और मशरूम। दलिया में कार्बोहाइड्रेट, दलिया खाने से अत्यधिक ऊर्जा मिलती है, इसलिए जितनी ऊर्जा उससे नहीं मिलेगी जितनी ऊर्जा दलिया से मिलेगी। ठीक है, वो पतला भी होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो दूध, अंडे, दाल, मशरूम, etc। ठीक है, इसमें आपके हाँ वही वाला मशरूम है। हाँ बेगा महंगो आतो अपन ढक्कन कुकर मत्ता कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर कुकर। और ले लो एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारी देखो काम मिलेगी, पनीर में मिले हो, मछली में मिले, मछली खाओ, पनीर है वो, मछली है गए, और मांस है वो। ठीक है, ओ सॉरी, तो बातों पर लगाम लगाते हुए, ठीक है, अच्छे से बोलते हुए, आपको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यह 154वीं जयंती है, ऐसा बता सुनने में आया है। ठीक है, गांधी जयंती 154वीं जयंती है। ठीक है, तो दूध, अंडे, दाल, मशरूम, पनीर और मछली। ठीक है, मांस भी है, बातों को लगाम दे। ठीक है, तो प्रोटीन के सोर्स हो गए। देखो, प्रोटीन मानव शरीर में बहुत जगह पाई जाती है, जैसे कि बाल हो गए, बाल, नाखून, हीमोग्लोबिन, हार्मोन, एंजाइम, ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, बाल में भी प्रोटीन पाई जाती, कैरोटीन, बाल में भी आके प्रोटीन, कैरोटीन, कैल्शियम, बहुत सारी प्रोटीन होती हैं। बाल, नाखून, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां हो गई आपकी, एंजाइम हो गए,
ये सब में क्या है, सब प्रोटीन के बने हुए होते हैं, सब के सब प्रोटीन के बने होते हैं, सब एक थाली के तुमड़े हैं, ठीक है। हाँ और देखें हम क्या देखें, अब ध्यान से देखना, मान लीजिए यह आपकी क्या है, प्रोटीन क्या है, ध्यान सुनना। हाँ यह आपका प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। मैंने आपको बताया है नाखून, बाल, मांसपेशियां, हीमोग्लोबिन, एंजाइम हो गए आपके, इन सब प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो जो आपका देखो ध्यान सुनना, ये आपकी प्रोटीन है। जब मैं जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करूंगा, जब मैं इसका जल अपघटन करूंगा, हाँ जब मैं प्रोटीन का जल अपघटन करूंगा, मैं तोड़ूंगा इसको, जब मैं प्रोटीन का जल अपघटन करूंगा तो आपको मिलेगा क्या, पॉलीपेप्टाइड। क्या मिलेगा, पॉलीपेप्टाइड। क्या मिलेगा, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ठीक है। जब प्रोटीन का जल अपघटन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉलीपेप्टाइड। जब मैं पुनः पॉलीपेप्टाइड का जल अपघटन करूंगा, ठीक है, तो प्रोटीन का जब जल अपघटन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉलीपेप्टाइड मिलेगा। जब पॉलीपेप्टाइड का पुनः जल अपघटन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा अमीनो अम्ल। क्या मिलेगा, अल्फा एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। नो, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रोटीन, अतः जब प्रोटीन है उसकी मूलभूत इकाई क्या होगी आपकी, अमीनो अम्ल हो गई, क्योंकि इसी से तो मिलकर क्या बना होगा, आपका प्रोटीन बना होगा। यही सबसे छोटी इकाई है, जैसे कि अपने शरीर की इकाई क्या है, कोशिका, कोशिका से अपना मिलकर सारा शरीर बना है। इसी प्रकार सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, मूलभूत इकाई। तो प्रोटीन आपका अमीनो अम्ल से मिलकर बना होगा। मतलब कैसे, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड मिलाएंगे, और इससे क्या बनेगा, आपका ये बनेगा। ठीक है, हाँ तो आप क्या लिख दो, अतः प्रोटीन की मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई क्या है आपकी, अल्फा अमीनो अम्ल है, अल्फा अमीनो अम्ल है। पेपर में पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन की मूलभूत इकाई है, तो आप क्या लगाओगे, अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, हाँ अब ध्यान से देखना प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तुमने क्या देखा, जब प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे, जब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का भी जल अपघटन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा अमीनो अम्ल के बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जो अल्फा अमीनो अम्ल है प्रोटीन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, नोट करें। हमने यह देखा जो प्रोटीन है इसकी मूलभूत इकाई क्या है, अमीनो अम्ल। ठीक है, देखो एमिनो अम्ल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, आपके पॉलीपेप्टाइड। क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड। जब पॉलीपेप्टाइड का अणु भार 10,000 से अधिक हो जाएगा तो आपका प्रोटीन बन जाएगा। जब प्रोटीन का अणुभार 10,000 से अधिक हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा, अणुभार, अणुभार। ठीक है, अल्फा अमीनो, अभी पढ़ोगे आप, जो एमिनो अम्ल है वह 3 प्रकार का होता है, अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल और गामा अमीनो अम्ल। ठीक है, तब आप पढ़ोगे अल्फा अमीनो अम्ल क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुने, देखो जब, ठीक है, जब अल्फा अमीनो अम्ल, देखो जब अल्फा अमीनो अम्ल आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, आपका पॉलीपेप्टाइड। अल्फा अमीनो अम्ल संयुक्त होकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं।
अल्फा एमिनो अम्ल संयुक्त होकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं तथा पॉलीपेप्टाइड जब पॉलीपेप्टाइड का अणु भार 10,000 से अधिक हो जाता है तो प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, बस। तो प्रोटीन शरीर के वृद्धि, विकास एवं मरम्मत के लिए अति आवश्यक होते हैं। प्रोटीन के स्रोत दूध, पनीर, मछली, अंडे, दालें, मशरूम इत्यादि। ठीक है। प्रोटीन का जब जलापटन करेंगे तो आपको पॉलीपेप्टाइड मिलेगा और पॉलीपेप्टाइड का जलापटन करने पर आपको अल्फा अमीनो अम्ल मिलेगा। अतः प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या है? अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है। अल्फा अमीनो अम्ल संयुक्त होकर क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। ठीक है। और जब पॉलीपेप्टाइड का अणु 10,000 से अधिक हो जाएगा तो आपको प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अब आप देखोगे अमीनो अम्ल क्या एमिनो अम्ल। ठीक है। एमिनो अम्ल क्या होता है? ध्यान से देखना। हाँ। एमिनो अम्ल क्या होगा? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NH2 समूह व COOH समूह उपस्थित हो, इसे आप बोलोगे क्या? एमिनो अम्ल। दोनों होंगे। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NH2 समूह और COOH समूह दोनों उपस्थित हो, उसे आप क्या बोलोगे? एमिनो अम्ल कहोगे। तो आप एक ही सूत्र में दोनों जने होंगे, अलग अलग होंगे तो क्या, कुछ नहीं। ठीक है। ये होगा तो एमिनो बनेगी, ये होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। सीधी सी बात। तो क्या लिखोगे? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NH2 समूह COOH समूह दोनों उपस्थित होते हैं। एमिनो अम्ल कहलाते हैं। एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। अभी आपने देखा अल्फा अमीनो अम्ल कहां से आया? इसी का प्रकार है। ठीक है, पढ़ेंगे इसके प्रकार। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NH2 समूह व COOH समूह दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम एमिनो अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है आपका? एमिनो अम्ल। 3। ठीक है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्लाइसिन। यह भी क्या है आपका? एमिनो अम्ल, जिसका नाम क्या है? ग्लाइसिन। ठीक है, नोट करो। 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 अब अमीनो अम्ल कहाँ देखेंगे? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ NH2 ग्रुप। आशा है आपको अंग्रेजी समझ में आई होगी। नोट करें।
अब हम देख रहे हैं एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। NH2 समूह की उपस्थिति के आधार पर यह कहाँ लगा है, इसकी स्थिति के आधार पर देखेंगे हम क्या, एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। ठीक है, तो नोट करें। ठीक है, तो आप लिखना NH2 समूह की उपस्थिति के आधार पर एमिनो अम्ल का वर्गीकरण ठीक है, थोड़ी स्टाइल है, क्या करें आप खुद लिखना। तो NH2 समूह की उपस्थिति के आधार पर एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रेंटेशन ऑफ NH2 ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ध्यान देना। अब कुछ कार्बन समझें, अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है, गामा कार्बन क्या होता है। ठीक है, सपोज मान लिए है आपका कोई क्रियात्मक समूह है, ठीक है, COOH, ठीक है, इससे एक कार्बन अटैच है, इससे एक और कार्बन अटैच है, सपोज दैट मान लीजिए इससे एक और कार्बन अटैच है। ठीक है, सपोर्टेड मान लीजिए, क्या अभी काम में आएगा आपका। ठीक है, इसके दो बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, अभी पूरे कर लेंगे। ठीक है, सपोर्टेड मान लीजिएगा, ध्यान देना, यह आपका क्रियात्मक समूह है। ठीक है, COOH आपका क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला। ठीक है, ओइक एसिड वाला। क्रियात्मक समूह का पड़ोसी कार्बन कहलाएगा क्या, अल्फा कार्बन, पहला कार्बन अल्फा कार्बन। क्रियात्मक समूह का पड़ोसी कार्बन क्या कहलाएगा, आपका अल्फा कार्बन। दूसरे नंबर का कार्बन कहलाएगा बीटा कार्बन। तीसरे नंबर का कार्बन क्या कहलाएगा, आपका गामा कार्बन। ठीक है, अल्फा बीटा गामा लौट के ना आना। ठीक है, समझ गए। अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होता है, क्रियात्मक समूह का पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा बीटा कार्बन, तीसरा गामा कार्बन। इतना पता चल गया तो अब वर्गीकरण तो यूं कर लो गई इस प्रकार चुटकियों में। ठीक है, चुटकी बजती नहीं, मेरे यहाँ से इतनी बजती ये समझाया है अल्फा बीटा कार्बन क्या होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम देखें एमिनो अम्ल का वर्गीकरण NH2 समूह की उपस्थिति के आधार पर। ध्यान से देखना, अगर आपका NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पे जुड़ा है उसको आप बोलोगे अल्फा अमीनो अम्ल। समझ में आया। यदि आपका NH2 समूह बीटा कार्बन पे लगा है तो उसको आप बोलोगे बीटा अमीनो अम्ल। यदि NH2 समूह गामा कार्बन पे लगा है तो उसको आप बोलोगे गामा अमीनो अम्ल। ठीक है, तो पहला है आपका अल्फा अमीनो एसिड। इंग्लिश लिखे हैं कि हिंदी लिखे हैं, अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, तो यह क्या है, अमीनो अम्ल का प्रकार है पहला अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, ध्यान से देखना अल्फा अमीनो अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा आप लिखना, जब NH2 समूह अल्फा कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, जब आपका NH2 समूह अल्फा कार्बन से जुड़ा हो उसे आप बोलोगे अल्फा अमीनो अम्ल। फॉर एग्जाम्पल नहीं, ठीक है, देखा COOH इसका पड़ोसी कार्बन, इसी पर लटका है आपका NH2। तो
क्रियात्मक समूह का पड़ोसी कार्बन क्या कहलाता है आपका? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर ही आपका NH2 समूह लटका है तो उसे आप क्या बोलोगे? अल्फा अमीनो अम्ल। तो ये किसका उदाहरण है आपका? अल्फा अमीनो अम्ल का उदाहरण है। इसका नाम क्या है? ग्लाइसिन। लिखाया था अभी, ग्लाइसिन ही तो लिखाया था। हाँ, या आप इसको बोल सकते हो क्या? अल्फा अमीनो एसिटिक अम्ल भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो आप इसको? अल्फा अमीनो एसिटिक अम्ल भी बोल सकते हो। अच्छे से नोट करेंगे, तब तक समय सारणी पर घंटा लगाया जाए, ठीक है। दूसरा है आपका बीटा अमीनो अम्ल। देखो बीटा अमीनो अम्ल क्या होगा? देखो बीटा अमीनो अम्ल उसे कहेंगे जब आपका NH2 समूह बीटा कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। तो आप क्या लिखना? जब NH2 समूह बीटा कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? आपको बीटा कार्बन बनाना है, पहले तो क्रियात्मक समूह बना लो। एक ये रहा, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा कार्बन, इसी पे लगा दो NH2 समूह। बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 लगा दो। ये हो गया आपका किसका? बीटा अमीनो अम्ल। ये अल्फा कार्बन है आपका, ये बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन पे NH2 समूह लटका है तो उसको बीटा अमीनो अम्ल, ठीक है। नोट करें, इसको बीटा अमीनो अम्ल बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं बीटा अमीनो प्रोपियोनिक अम्ल, नहीं तो ऐसे ही बोल सकते हैं आप बीटा अमीनो अम्ल है ये, ठीक है। तो अब हम देखेंगे गामा अमीनो अम्ल क्या होगा आपका। जब NH2 समूह गामा कार्बन से जुड़ा हो तो उसे आप क्या बोलोगे? गामा अमीनो अम्ल। मतलब ये अल्फा कार्बन हो गया, आगे वाला आपका क्या हो गया? बीटा कार्बन हो गया आपका, इससे आगे वाला गामा कार्बन, ठीक है। तो इसी पर आपका अगर NH2 समूह लटका तो उसे क्या बोलोगे आप? गामा अमीनो अम्ल, ठीक है। तो नोट करें ये वाला एग्जाम्पल ऊपर वाला। सुविधा की दृष्टि से अल्फा बीटा गामा कार्बन बना लीजिएगा, उसमें क्या शर्मने की बात है, नोट करें। अब हम देखेंगे दूसरा वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है आपका NH2 समूह व COOH समूह की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर NH2 समूह व COOH समूह की संख्या के आधार पर एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। थोड़ा बाहर देखें, क्या समझ में आ रहा हो? 360 की क्वालिटी पे आप वीडियो चलाकर देखना, आपको दिखाई देगा स्वच्छ, ठीक है। हाँ देखो, मतलब कैसे, क्या क्या, सिंपल सी बात है, देखो समझो। मतलब देखो, अगर मैं बात करूं NH2 की प्रकृति क्या होती है? प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय प्रकृति। अच्छा, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। अब ध्यान से देखना, हमने वर्गीकरण किया है इन दोनों की संख्या के आधार पर। इन दोनों की संख्या के आधार पर हमने क्या किया है? वर्गीकरण किया है। NH2 की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय है। COOH की प्रकृति होती है अम्लीय। मान लीजिए इसकी NH2 ज्यादा हो गए, अगर आपके एमिनो अम्ल में NH2 ज्यादा हो गए तो उस अम्ल को कहोगे आप क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल। यदि इस वाले समूह की संख्या ज्यादा हो गई तो आप उसको बोलोगे अम्लीय एमिनो अम्ल। और मान ली दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा? क्षार भी है अम्ल भी है, दोनों एक एक है, मान लो बराबर बराबर है, 2 2 1 1, उसको बोलोगे आप उदासीन एमिनो अम्ल। समझ गए? समझ गए? सीधी सी बात है, क्या है? अम्ल क्षार उदासीन, समझ गए? हाँ, तो हमने क्या देखा?
NH2 की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय और इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। और मान लीजिए अमीनो अम्ल में इसकी मात्रा ज्यादा है तो क्या बोलोगे आप? क्षारीय अमीनो अम्ल। और इसकी ज्यादा है तो अम्लीय अमीनो अम्ल। दोनों बराबर है तो उदासीन अम्लीय अमीनो अम्ल। सीधी सी बात है, ठीक है। तो पहला कौन सा है आपका? उदासीन अम्ल। उदासीन एमिनो अम्ल, शॉर्टकट लगाएंगे। उदासीन एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। उदासीन एमिनो अम्ल क्या होगा? इसमें आपका NH2 समूह है आपका, वह किसके बराबर होगा? CWS समूह के। यही तो होगा, शॉर्टकट में देखें दोनों की संख्या बराबर है तो आपका क्या बनेगा? उदासीन एमिनो अम्ल, ठीक है। उदाहरण देखें हम, उदाहरण कौन सा? वही आपका ग्लाइसिन हो गया। क्या यह उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण नहीं है? नहीं है, देख लियो इसमें एक एक है। इसे उदासीन एमिनो अम्ल हो गया, नोट करें ध्यानपूर्वक अच्छे से। अम्लीय एमिनो अम्ल, इसमें क्या होगा आपका? COOH समूह ज्यादा होंगे NH2 समूह से, सही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? नीले गगन के तले, वाह 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 वाह। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? अम्लीय एमिनो अम्ल। देख लो इसमें दो जने हैं, वो एक ना गरीब आदमी। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल हो गया एस्पार्टिक अम्ल, ठीक है। तो आप देख सकते हो COOH इसमें दो हैं, ये एक ही है, तो COOH की मात्रा ज्यादा है इसलिए अम्लीय एमिनो अम्ल, ठीक है। तो लास्ट में देख रहे हैं हम क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल, इसमें क्या होगा? NH2 समूह की संख्या ज्यादा होगी COOH समूह से, ठीक है, शॉर्टकट में। तो एग्जांपल क्या हो गया आपका? CH2 NH2 CH2 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 NH2 और ये आपका COOH, ठीक है। सारे एमिनो देख लो, इसमें दो एमीन है और वो ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? लाइसिन, लाइसिन, ठीक है। तो आपका वर्गीकरण खत्म होता है। तीसरा है कार्य के आधार पर, इतना नोट करें। लास्ट है कार्य के आधार पर। ठीक है, हाँ, हम देखेंगे कार्य के आधार पर एमिनो अम्ल के प्रकार, ठीक है। कार्य के आधार पर एमिनो अम्ल के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है। कार्य के आधार पर तो पहली आपकी अनावश्यक, अनावश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है। और दूसरा है आपका आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है। तो ये दो प्रकार के अम्ल हैं आपके, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। हाँ, यही तो है, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल और आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, यानी जिसकी आवश्यकता है
तो आवश्यक एमिनो अम्ल, जिसकी आवश्यकता नहीं है अनावश्यक एमिनो अम्ल, सीधी सी बात है। लो बस देखो। हाँ